दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि भाजपा के फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 2 सीनियर नेताओं के लिए भारत रत्न पुरस्कार की मांग की है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये मांग की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विपक्ष पर जमकर के बरसे। लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लेते हुए गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के शासनकाल की तारीफ की है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया है। आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर के तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बिहार का जो चुनाव 2025 में होने वाला है उसमें किसी को कंफ्यूजन की में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और फिर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह की पार्टी बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं और यही गिरिराज सिंह है जब नीतीश कुमार के खिलाफ, यानी कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में शामिल थे तब यही गिरिराज सिंह नीतीश कुमार की जमकर के आलोचना कर रहे थे। जी हाँ, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आज वही गिरिराज सिंह है जो कि नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ गिरिराज सिंह ने इस दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा कि सामाजिक समरसता के लिए बांग्लादेशी खतरा है। यह समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को सरकार और फिर समाज दोनों चिन्हित करें। बांग्लादेशियों को सरकार के हवाले करना चाहिए। ये बांग्लादेशी पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम जिलों में ये खतरा है। दोस्तों बिहार में जमीन विवाद का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है जो न केवल सामाजिक बल्कि प्रशासनिक चिंता का विषय बन चुका है। जब पुलिस और कोर्ट में लगभग 50% मामलों का कारण भूमि विवाद ही है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार और फिर प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसका उद्देश्य बिहार में भूमि विवाद को कम करना और फिर न्याय प्रणाली का पर बोझ को हल्का करना है। पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि अब केवल वही लोग जमीन की बिक्री कर सकेंगे जिनके नाम से जमाबंदी कायम है। यह इस फैसले के आधार पर मद्य निषेध, उत्पाद और फिर निबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाए। इस नए प्रावधान से भूमि विवाद में बड़ी कमी आने की संभावना है। यह इसके साथ ही लोगों को हाईकोर्ट और फिर थाना के चक्कर काटने की समस्या से राहत मिलेगी। यह जमाबंदी राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें जमीन के स्वामित्व और फिर उसकी स्थिति की जानकारी होती है। ये रिकॉर्ड हर 5 साल में अद्यतन किया जाता है। इसके आधार पर जमीन की रसीद काटी जाती है। नए नियम के अनुसार बिना जमाबंदी के जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। इससे भूमाफियाओं द्वारा एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। दोस्तों नीतीश कुमार की उम्र को लेकर के भले ही कोई सवाल उठाए, लेकिन नीतीश कुमार अपने एक्शन से ये संदेश दे रहे हैं कि आज भी वे बिहार की राजनीति के सबसे चाणक्य हैं। जब बीजेपी ने उनके नेतृत्व को लेकर के जैसे ही आनाकानी शुरू की कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं से दूरी बना ली। जब बिहार में निवेश पर विचार विमर्श और फिर MOU साइन करने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन उस कार्यक्रम से भी दूरी बना ली। नीतीश कुमार ने तो चुप्पी साध ली है, लेकिन उनके दल ने पोस्टर और फिर स्लोगन वार शुरू कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर के चल रहे चर्चा के बीच जेडीयू ने एक नया पोस्टर वार शुरू कर दिया है। इस पोस्टर पर लिखे नारे ने सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के नेताओं के बीच हलचल मचा दी है। इस नारे से स्पष्ट संदेश ये निकल रहा है कि सीएम हर हाल में नीतीश ही रहेंगे। जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इस नारे ने बिहार में अपना सीएम का ख्वाब देख रही बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। बीजेपी के नेता पटना से लेकर के दिल्ली तक सक्रिय हो गए हैं। जब सबने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, तो सफाई देने लगे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे, ये कहना बीजेपी का भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जैसे ही महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में खेला का संकेत दिया तो जेडीयू के नेताओं के कान खड़े हो गए। गौरतलब है कि बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह ने गोल गोल भाषा का प्रयोग किया और फिर ये कह दिया है कि मुख्यमंत्री का नाम तय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। उधर लोजपा की तरफ से चिराग पासवान को सीएम के रूप में जब पेश किया जाने लगा तब इसका यह अर्थ लगाया जाने लगा कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में खेला कर सकती है। जेडीयू आक्रामक हो गई है। जब पोस्टर वार शुरू करके ये साफ कर दिया है कि नीतीश के नाम के साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता। दोस्तों
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में सभी दल एकजुट जुट चुकी है। आरजेडी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जब तेजस्वी यादव ने जिलों का दौरा करके पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत और फिर चुनावी मंथन किया है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजद पार्टी बिहार चुनाव 2025 में किसे टिकट देगी और फिर किसका पत्ता काट दिया जाएगा। संगठन की मजबूती और फिर गुटबाजी को लेकर भी उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दे दी गई है। जब बिहार चुनाव 2025 में आरजेडी किसे टिकट देगी, तेजस्वी यादव ने यह क्लियर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सदस्यता अभियान में गंभीरता दिखाने वालों की तारीफ की और कहा कि ऐसे लोगों को ही आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। राजद के जो लोग इस अभियान को कोताही बरत रहे हैं, उनके टिकट काटे जाएंगे। जब तेजस्वी यादव ने पार्टी में गुटबाजी करने वालों को भी सख्त हिदायत दी है और कहा है कि किसी तरह की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुटबाजी करने वाले चाहे कितने ही बड़े नेता हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया जारी है और इस दौरान सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण राहत दी है। जो आपको बता दूं कि CSBC ने हाल ही में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और फिर नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लिए खासा राहत भरा है जो कि निर्धारित समय सीमा में अपने प्रमाण पत्र जमा करने में असमर्थ थे। अब उम्मीदवारों को यह मौका दिया गया है कि वे समय पर अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करके भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। बिहार पुलिस के आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि ये तिथि विस्तार केवल EWS और फिर नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू होगा। या ऐसे उम्मीदवार जो कि इस श्रेणी में आते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने प्रमाण पत्र तैयार करके संबंधित प्राधिकार को जमा कराएं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के विपक्ष के प्रदर्शन पर राजद सांसद मनोज कुमार झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। जब पटना में मंगलवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि उस घटना को बीजेपी ढक नहीं सकती। अमित शाह ने क्या कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम भगवान का लेते तो फिर 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। जब मैंने तो पहले ही कहा था कि इसी धरती पर स्वर्ग बनेगा, जहाँ उनकी यानी कि BR अम्बेडकर सोच के अनुरूप जिनको स्वर्ग नरक जाना है, वे अपनी सीट की बुकिंग करा ले। वहीं पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इतिहास उठा करके देख लीजिए, बीजेपी और RSS ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और फिर कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों का अपमान किया है। जब वे संविधान का पालन नहीं करते हैं, जब पूरा देश जानता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला है। जब बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फिर केंद्रीय मंत्री मंगल पांडे ने विपक्ष की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। जब कांग्रेस ने कई सालों के अंबेडकर को अपमानित किया है, ये पूरा देश जान गया है। केवल बीजेपी और फिर NDA ने अंबेडकर को सम्मान दिया है, उन्हें भारत रत्न दिया। कांग्रेस की असलियत जब जनता के सामने आ गई तो फिर वह तिल मिला गई। वहीं पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है वही कोई मुद्दा नहीं। जब कांग्रेस अमित शाह की बातों को तोड़ मरोड़ करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, लेकिन जनता अब उनकी बातों में आने वाली नहीं है, चाहे वह कितनी भी प्रदर्शन कर लें। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान के बाद से सत्ता पक्ष लगातार पलटवार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर JDU नेता और MLC नीरज कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ED और फिर CBI के संपर्क में है। कौन किसको हैक करता है, ये इतिहास में दर्ज है। जब आपके माता पिता के शासनकाल को गृह विभाग अघोषित रूप से शहाबुद्दीन चलाते थे और आपके मामा अघोषित रूप से वित्त विभाग चलाते थे। साधु यादव और सुभाष यादव के समय में फर्नीचर और फिर गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं थी। आदमी का सुरक्षित होना तो अलग बात था। JDU नेता ने आगे कहा कि आप लोगों के चेहरे पर राजनीति में इतना कातिल पोता हुआ है कि धोते धोते परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी JDU के संपर्क में कौन रहता है, ये विधानसभा चुनाव में विश्वास मत के दौरान आपको पता चल गया होगा। जब आपकी पार्टी के ही विधायकों ने आपके खिलाफ विद्रोह कर दिया और फिर नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन कर दिया। वहीं जब JDU नेता नीरज कुमार से कहा गया है कि NDA में एक ही चेहरा है, नीतीश कुमार, और फिर उस चेहरे पर अब सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को माता पिता से राजनीतिक विरासत में मिली है।
दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। जब केंद्र सरकार ने बिहार समेत 5 राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। जब बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति ने 5 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। जब बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कभी वीपी सिंह की सरकार में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट के सदस्य रहे हैं, यानी कि दोनों एक साथ सरकार में मंत्री थे। जब वीपी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस से 2 सीनियर नेता बाहर निकले, जब उनमें एक प्रमुख नाम आरिफ मोहम्मद खान का भी था। जब आरिफ मोहम्मद खान की राजनीति में एंट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बनने से हुई थी। 1977 में वे बुलंदशहर के सियाना विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने और यूपी सरकार में मंत्री बने थे। जब 1978 में जनता पार्टी से नाराज होकर के उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया था। जब इससे पहले 1974 में चौधरी चरण सिंह के लोक दल में यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष भी आरिफ मोहम्मद खान बनाए गए थे। उनके हम उम्र पूर्व सांसद जदयू नेता केसी त्यागी बताते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान तब युवा लोक दल के अध्यक्ष और फिर महामंत्री बने थे। जब लोक दल का गठन हुआ था तो फिर बिहार से कर्पूरी ठाकुर, यूपी से राज नारायण और फिर पीलू मोदी ने चौधरी चरण सिंह का साथ दिया था। आरिफ मोहम्मद खान तक पीलू मोदी की स्वतंत्रता पार्टी की सदस्यता है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि केवल बापू परीक्षा केंद्र पर हुई परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि 13 दिसंबर को आयोजित 70वीं बीपीएससी परीक्षा पीटी को रद्द करने का कोई भी सवाल नहीं है। जब आयोग ने अभ्यर्थियों को आगामी अप्रैल 2025 में होने वाले परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा है। जब विशेष रूप से जो अभ्यर्थी बापू परीक्षा केंद्र में दोबारा परीक्षा देंगे, उन्हें 4 जनवरी 2025 को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। इस संदर्भ में आयोग ने यह भी बताया है कि बापू परीक्षा केंद्र पर 13 दिसंबर को परीक्षा के दौरान उत्पन्न हुए व्यवधान में शामिल 34 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें 26 दिसंबर तक जवाब देने को कहा गया है। इसके अलावा कुछ कोचिंग संस्थान पर भी कार्रवाई की जाएगी जो कि प्रदर्शन में शामिल थे। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिला से एक दिन दहाड़े हुई चोरी की खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जानकारी के अनुसार सोहसराय थाना क्षेत्र के छिलकापुर मोहल्ले में चोरों ने महज 10 मिनट में 20 लाख रुपए से अधिक के गहने और फिर नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। इस घटना ने मोहल्ले वालों के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी चौंका दिया है। यह घटना उस समय हुई जब घर के सदस्य ठंड से बचने के लिए छत पर धूप सेकने के लिए गए थे। इस दौरान चोरों ने पूरी तैयारी करके घर में घुस करके इस घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दूं कि चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़ करके उसमें रखे करीब 20 लाख रुपए के गहने और फिर 50,000 रुपए के नगद चुरा लिए। जब परिवार को इस घटना की भनक तक नहीं लगी, वहीं पर जब वो नीचे आए तो फिर घर की हालात देख करके उनके होश उड़ गए। जी हाँ, यानी कि ऊपर में पूरा परिवार धूप सेक रहे थे और नीचे घर में चोरी हो रही थी दिन दहाड़े। ये वाकई में ये हैरान कर देने वाली चोरी की घटना है। चोरी की इस वारदात के बाद मोहल्ले के सभी लोगों को हैरान कर दिया है। वहीं पर चौंकाने वाली बात यह रही है कि जिस घर में चोरी हुई है उसके घर के पास ही नालंदा सांसद का घर भी स्थित है। जहां लोगों का कहना है कि चोरों ने पहले से घर की रेकी की थी और उन्हें पता था कि कब परिवार छत पर होगा। वहीं पर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य की यानी कि बिहार की मंजूर एनएच प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने का अनुरोध किया है। जैसे साथ ही बिहार में नेशनल एवरेज से कम एनएच का हवाला देते हुए बिहार के लिए कुछ और नेशनल हाईवे की मांग कर दी है। रोड कंस्ट्रक्शन के अपर मुख्य सचिव मिहिर सिंह ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर के साथ बैठक की। बैठक में एसीएस ने बिहार में कम एनएच होने का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय औसत को पाने के लिए ये जरूरी है कि बिहार में कुछ और नए एनएच का ऐलान हो। 1 लाख की आबादी पर 11 किलोमीटर एनएच है, जबकि बिहार में ये मात्र 5.52 किलोमीटर ही है। हाईवे के नेशनल हाईवे को पाने के लिए बिहार को अभी 4,600 किलोमीटर एनएच की जरूरत है। जब बिहार की मांग पर मंत्रालय के सचिव ने भरोसा दिया है कि राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार सकारात्मक तौर पर विचार करेगी। दोस्तों, बिहार में मौसम के मिजाज में अगले 3 दिनों के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जब बिहार के अधिकांश इलाकों में सुबह के समय हल्के कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि राजधानी पटना और फिर आसपास के क्षेत्र में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में वाहन चालकों को खास तौर पर सावधानी बरतने की अपील की गई है, जहाँ आने वाले 48 घंटे में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। हालांकि दिसंबर महीने के आखिरी
दिन भी कड़ाके की सर्दी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो रबी फसल के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम तापमान में लगभग 5 डिग्री का अंतर देखा जा रहा है, जो कि मौसम में असामान्य बदलाव दर्शाता है। जहां आपको बता दें कि पटना का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल के 24 दिसंबर को यह तापमान केवल 8 डिग्री सेल्सियस था। जब किसान और फिर आम लोग दोनों के लिए ये स्थिति असामान्य है, जहाँ इस अनियमित मौसम का प्रभाव कृषि पर भी पड़ सकता है, खास करके रबी फसल पर। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, जब बताया जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से खेला होने की संभावना बनते हुए दिखाई दे रहा है। जहां कहा तो यहां तक जा रहा है कि बिहार की राजनीति में खेला हो चुका है। दरअसल सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव किसी दूसरे जिले में अपने कार्यक्रम में थे। इसी बीच उन्हें नीतीश कुमार का संदेश मिला, जिसके बाद तेजस्वी अचानक पटना पहुंचे, जहाँ से पार्टी के एक MLC के घर किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर कार से आधी रात को अकेले निकल पड़े और फिर इसी दौरान नीतीश कुमार के बेहद खास शख्स से मुलाकात। ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक हुई। सूत्रों का दावा है कि ये इस मुलाकात आगे की पूरी प्लानिंग लगभग तय कर ली गई है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया है जिससे बिहार का सियासी बाजार गर्म हो गया है। जब बीजेपी भी उनके इस ट्वीट के कई मायने निकाल रहे हैं, जब राजनीति के जानकार और फिर सियासी पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने लिखा है कि संघर्षों के सफर में रेल सा जीवन है, कितने भी फाटक और फिर सिग्नल हो, लेकिन जिस मंजिल का टिकट है उतरना तो वही है। जी हाँ, आपको बता दो कि दावा ये भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश के तहत आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजा गया है। आरिफ मोहम्मद खान को मंगलवार को देर रात बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। गौरतलब है कि आरिफ मोहम्मद खान कभी केंद्र सरकार में नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। दोनों जनता दल यानी कि JDU में लंबे समय तक साथ रहे हैं और फिर VP सिंह के मंत्रिपरिषद में भी साथ रहे हैं, जैसे कि आपको इसी वीडियो में पहले बताया गया है। वहीं पर RJD के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि संविधान बचाने के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि ने हमेशा अहम फैसले लिए हैं, जहां संघीय RSS विचारधारा का विरोध होता रहा है और फिर सामाजिक पृष्ठभूमि कभी भी संघीय ताकतों का नेतृत्व स्वीकार नहीं करती है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव ने कभी भी नीतीश कुमार का अपमान नहीं किया है। जब नीतीश कुमार की सियासी पलटी पर शक्ति सिंह यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि राजनीतिक बदलाव या फिर पाला बदल की बात जो हो रही है, इस पर पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगी। दोस्तों, बिहार सरकार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि अपनी सरकार हो। आज पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जब पूर्व CM स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाया है। हालांकि अब भी मिशन पूरा नहीं हुआ है, बीजेपी का मिशन अधूरा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में भाजपा की अपनी सरकार हो, तभी हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह से ही ये बखेरा शुरू हो गया है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की ओर से CM पद का चेहरा कौन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि CM पद का दावेदार कौन होगा ये अभी तय नहीं है। इसके बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि बीजेपी नीतीश कुमार का वही हाल करने जा रही है जैसा उसने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का किया है। हालांकि अमित शाह के बयान पर सियासी गर्म होने के बाद बीजेपी की सफाई आई थी, जब बीजेपी ने दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक करके कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बिहार के लाल ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। सत्यम झा ने CAT कैट 2024 में 99.99 परसेंटाइल हासिल करके बिहार का नाम रोशन किया है। जी आपको बता दूं कि बिहार के सत्यम झा ने कैट परीक्षा 2024 में 99.99 परसेंटाइल हासिल करके पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। उनकी ये उपलब्धि न केवल उनकी मेहनत और फिर लगन को दर्शाती है, बल्कि देश भर के छात्रों के लिए प्रेरणा भी है। सत्यम ने अपनी BTech की पढ़ाई प्रतिष्ठित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस गोवा से पूरी की है। मैनेजमेंट में करियर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने कैट की तैयारी शुरू की और फिर अपनी रणनीति, अनुशासन और फिर कठिन परिश्रम से ये मुकाम हासिल किया। सत्यम का मानना है कि सफलता का रास्ता समर्पण और फिर धैर्य से होकर के जाता है। तो उनकी ये उपलब्धि न केवल उनकी मेहनत का प्रमाण बल्कि उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है जो कि बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं।
दोस्तों दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अभी तक 3 बड़ी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी मैदान में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी के सहयोगी दल भी मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और फिर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल और फिर बिहारी वोटरों की खूब चर्चा है। जहाँ कहा जा रहा है कि जेडीयू के 2 सीटों पर जबकि एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। जब दिल्ली की बुराड़ी और फिर संगम बिहार विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी इसका संकेत अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसे लेकर के जेडीयू और फिर बीजेपी नेताओं की बैठक हो सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बुराड़ी विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने जीत हासिल की थी। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। जब दिसंबर खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन अभी भी बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बिहार का न्यूनतम तापमान पूर्व के मुकाबले ज्यादा दर्ज किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने 27 से 29 दिसंबर तक बिहार के कई जिलों में काफी हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही बिहार के कई जिलों में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में नए साल में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। जब पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव का कहना है कि मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आने के कारण बिहार में ठंड का विशेष प्रभाव देखने को मिल रहा है। जब पिछले दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, इसके साथ ही एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर की शाम से एक्टिव होने वाला है। जहां ऐसे में नए साल की शुरुआत में बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इस दौरान बिहार के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। जहाँ बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में 1 या फिर 2 स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि 28 दिसंबर को इन्हीं जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। जहाँ वहीं पर 28 दिसंबर को पटना, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं पर 29 दिसंबर को पटना समेत इन सभी जिलों में 1 या फिर 2 जगहों पर बारिश हो सकती है। जहाँ इसके बाद बिहार में तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज होगी। जहाँ इसके साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में कोहरे पड़ सकता है। जब बिहार में आंशिक से बादल छाए रह सकते हैं। जहाँ इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पर पटना, वैशाली, कटिहार, पूर्णिया, नालंदा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर और जमुई जिले में घने कोहरे और फिर शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों बिहार के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने में जुटी आरजेडी के तेजस्वी यादव की टेंशन अपने ही नेताओं ने बढ़ा दी है। जिला स्तर पर नेताओं के बाद अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नाराज होने की खबर है। पिछले 3 साल में ये तीसरा मौका है जब हाईकमान से नाराज होकर के जगदानंद सिंह अपने घर बैठ गए हैं। कहा जा रहा है कि जगदानंद की नाराजगी इस बार आर पार की है। यही की वजह है कि पहले जगदानंद ने दफ्तर से दूरी बना ली और अब मंगलवार को सदस्यता अभियान को लेकर की बुलाई गई अहम बैठक से गायब दिखे। 2019 में जगदानंद सिंह को आरजेडी की कमान मिली थी, जब तब से हुए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज है। आरजेडी के भीतर जगदानंद सिंह को अनुशासित अध्यक्ष कहा जाता है, जब उन्हें लालू प्रसाद यादव का काफी क्लोज भी माना जाता है। जब समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के साथ राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले जगदानंद सिंह सांसद, विधायक और फिर बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। 2021 में तेज प्रताप यादव की वजह से नाराज होकर के जगदानंद सिंह अपने घर बैठ गए थे। तब पूरा आरजेडी कुनबा जगदा के समर्थन में खड़ा हुआ। या खुद लालू प्रसाद ने जगदा को। दोस्तों बिहार के पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस की लाठीचार्ज के मामले को लेकर के सांसद पप्पू यादव ने काफी नाराजगी जताई है। छात्र बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे कल बुधवार को। उसी दौरान पुलिस ने उन्हें दौरा करके पीटा है। इस घटना को लेकर के सांसद ने आगामी 1 जनवरी को बिहार बंद करने का ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने उन्होंने बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान ये बातें कही है। इससे पहले सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके कल बुधवार को फिर से धरना स्थल पर बैठने की चेतावनी दिया और कल बैठे। जहां पप्पू यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि आखिर बीपीएससी अभ्यर्थियों से बिहार सरकार को ऐसी क्या दुश्मनी है जो उनके साथ दहशतगर्दियों, क्रूर अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? अपने लिए न्याय मांगने पर लाठियों से ऐसा प्रहार, ये नाकाबिले बर्दाश्त। या ऐसी हुकूमत का जड़ मूल से सर्वनाश के संकल्प के साथ धरना पर बैठेंगे। और साथ ही साथ पप्पू यादव ने शाम को धरना पर बैठा भी। आपको बता दूं कि बीपीएससी अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन के 8वें दिन
बीपीसी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और फिर खदेड़ करके भगा दिया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद कई अभ्यर्थियों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि महिला अभ्यर्थियों पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना पर बैठे थे। जानकारी के लिए बीपीसी परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी और फिर आरोप है कि पेपर लीक और फिर पेपर देरी से मिले थे। सरकार और फिर बीपीसी साफ कर चुके हैं कि परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी। दरअसल बीपीसी अभ्यर्थी 18 दिसंबर को पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे। कल 8वां दिन था और फिर कल उन लोगों का सब्र का बांध टूटा और काफी संख्या में बीपीसी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। दोस्तों, बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए एक बड़ी चेतावनी आई है, जहां शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है कि अब से ऑनलाइन अटेंडेंस में कोई भी गड़बड़ी या फिर धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 सितंबर 2024 से लागू हुई ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली के तहत अगर किसी शिक्षक ने गड़बड़ी की तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम शिक्षा विभाग ने ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि स्कूलों में शिक्षक अपनी उपस्थिति सही तरीके से दर्ज करें और छात्रों की पढ़ाई पर कोई भी असर न पड़े। दरअसल बिहार में शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस में गड़बड़ी के कई मामले सामने आ रहे थे, जहां कुछ शिक्षक बिना स्कूल आए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, जिससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी बल्कि विभाग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे थे। शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए निर्णय लिया है, जहां इस फैसले के बाद विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऑनलाइन अटेंडेंस की जाँच करें और किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है और फिर राजनीति पूरी तरीके से सरगर्म है, जहां सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष दोनों आमने सामने बयानबाजी कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है नीतीश कुमार की एनडीए से नाराजगी की चर्चा जो जोरों पर चल रही है। हालांकि इस चर्चा की किसी ने पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी सीएमओ नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं बल्कि पूरी सरकार बीजेपी चला रही है। यह तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि जेडीयू के 2 नेता बीजेपी के साथ मिलकर के अमित शाह के इशारों पर काम कर रहे हैं। अब इसको लेकर के बीजेपी ने हमला किया है और कहा कि राबड़ी देवी के शासन को याद करें कि कौन सरकार चलाता था। 2025 में धाई भी पार नहीं करेंगे। जब बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी के शब्द क्या है, जहाँ ये तो वही जाने, लेकिन तेजस्वी यादव के माता राबड़ी देवी के समय में जिस तरह से रिमोट से सरकार चलती थी इसी तरह वो सोचते हैं, जब उनको नहीं मालूम है कि लोकतंत्र क्या होता है। जिस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है वो क्या हम लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा समझाएंगे। वहीं पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जिसके परिवार में भी लोकतंत्र नहीं हो वह हमको क्या लोकतंत्र समझाएगा। न परिवार में लोकतंत्र है न पार्टी में लोकतंत्र है, वह तो राजशाही शासन के साथ सोते हैं। जैसे उनको अपनी करनी है वैसा वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा है कि 2025 में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और फिर बिहार में एनडीए परचम लहराएगी। डबल इंजन की सरकार विकास के एजेंडों पर काम कर रही है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी और सभी गठबंधन मिलकर के हम लोग सरकार बनाएंगे। दोस्तों, जेडीयू के अंबेडकर रथ को लेकर के बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल अंबेडकर रथ की टाइमिंग को लेकर के आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी को आईना दिखाते हुए जेडीयू सवाल पूछ रहा है कि दलितों के विचारों को कब तक कुचलेंगे। ये अमित शाह पर हमला है। जबकि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय से अंबेडकर रथ रवाना किया गया। इस मौके पर मंत्री रत्नेश सदा ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान कहा कि रथ पूरे बिहार में जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति के लिए जो काम किया है वे लोगों को बताएंगे। मंत्री रत्नेश सदा ने आगे कहा कि ये रथ नई पीढ़ी को अंबेडकर के विचारों योगदानों के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अंबेडकर रथ के टाइमिंग पर सवाल न उठाया जाए।